प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। सबसे कॉमन जो है दैट इज़ मार्कअप प्राइसिंग, आल्सो कॉल्ड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जिसके अंदर आप पहले फिगर आउट करते हैं कि आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी है, यानी कि हर जो आप यूनिट बना रहे हैं प्रोडक्ट का, उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कितनी आ रही है, और उस बेस लाइन से आप फिर मार्कअप करते हैं प्राइस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10 रुपीज़ है तो आप 10 रुपीज़ की जगह यू आर स्पेंडिंग 10 रुपीज़ इन मेकिंग ए प्रोडक्ट, तो आप फिर 15 रुपये की अगर वो चीज़ बेचेंगे तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ मार्कअप प्राइसिंग, ताकि आपको ये पता हो कि जी आप इतनी प्राइस लो ना करें कि आपको लॉस होना शुरू हो जाए। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल है, और इस लेक्चर में आपको मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं फॉर मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग से आप ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि आपने कितने यूनिट्स बनाने होंगे कम अज़ कम, कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, क्योंकि जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर नहीं होती है थ्रू सेल्स, तब तक आपको प्रॉफिट होना शुरू नहीं होता। सो वी विल आल्सो फिगर आउट के ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है आपके लिए, जहाँ पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। आफ्टर दैट पॉइंट आपको प्रॉफिट होना शुरू होता है। सो मार्कअप प्राइसिंग की जो एग्जांपल है उसमें आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है $10 फॉर ए टोस्टर मैन्युफैक्चरर, फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है $300,000, और एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स आपकी हैं 50,000 यूनिट्स, जो फोरकास्टेड हैं बाय द मैन्युफैक्चरर के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन 1 ईयर या विद इन 6 मंथ्स, जो भी उनकी डेडलाइन है उसके अंदर ये इतने यूनिट्स सेल कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन होती है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, और एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स। तो अब आपने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एक टोस्टर की। उसका फॉर्मूला क्या है जी, यूनिट कॉस्ट इज़ इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स। ठीक है जी, तीनों जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको आप इस फॉर्मूले में डालें। वेरिएबल कॉस्ट इज़ 10 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 300,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स 50,000, तो आपके पास $16 जो है वो एक वैल्यू आ रही है, विच मीन्स कि एक टोस्टर बनाने में मैन्युफैक्चरर के $16 खर्च हो रहे हैं। तो ये बेस लाइन है उसकी, इससे कम वो प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, इसके इक्वल भी नहीं करेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा करेगा। ठीक है जी। सो व्हाट इज़ द मार्कअप प्राइस? जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो फिर इस बेस लाइन के ऊपर देखेंगे जी कितने परसेंटेज और हमने प्राइस चार्ज करनी है। सो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर मैन्युफैक्चरर जो है वो 20% मार्कअप लगाना चाह रहा है सेल्स के ऊपर। सो 20% ज़्यादा लगाएगा ऑन द बेस लाइन। तो मैन्युफैक्चरर्स मार्कअप प्राइस इज़ गिवन एज फॉलोइंग, और उसका फॉर्मूला क्या है जी मार्कअप प्राइस का? इट इज़ इक्वल टू यूनिट कॉस्ट जो हमने अभी निकाली है डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिज़ायर्ड रिटर्न ऑन सेल्स, जो कि परसेंटेज है। तो जो डिज़ायर्ड रिटर्न ऑन सेल्स है दैट इज़ 20%। यूनिट कॉस्ट आपकी $16 है, तो यूनिट कॉस्ट की जगह आपने जो ऊपर कैलकुलेट किया यूनिट कॉस्ट, यू विल पुट दैट वैल्यू। नीचे है जी 1 माइनस 0.2 हेयर मीन्स जो 20% आपको मार्कअप गिवन है, और ये क्वेश्चंस में गिवन होंगे मार्कअप परसेंटेजेस, उसको आपने डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट करके यहाँ लिखना है। अगर मार्कअप होता 30% तो ये 0.3 हो जाता। सो डिज़ायर्ड रिटर्न ऑन सेल्स जो है वो यहाँ पर 0.2 है, बिकॉज इट इज़ 20%। सो 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 इज़ इक्वल टू $20। तो ये उसकी प्राइस है, मार्कअप प्राइस, जो कि वो मेंशन करेगा कस्टमर को। एंड फ्रॉम हेयर वी कैन टेल कि जी कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। $20 पे वो बेच रहा है और $16 उस पर वो बनाने में खर्च कर रहा है। तो 20 माइनस 16 मीन्स ही इज़ अर्निंग पोटेंशली $4 पर यूनिट, जो हर सेल पर उसको होगा। सो दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ मार्कअप प्राइसिंग। पहले आप यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं थ्रू द फॉर्मूला गिवन अबव, और फिर आप मार्कअप प्राइस को निकालते हैं। जब आपके पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी और आपके पास मार्कअप परसेंटेज गिवन होगी तो आप मार्कअप प्राइस भी निकाल सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस मार्कअप प्राइस एंड यूनिट कॉस्ट अब आप ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ब्रेक इवन एनालिसिस, जहाँ पर आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, कितने यूनिट्स आप सेल करेंगे कि आप ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, आपने एट दैट पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट पर आपने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर लिया होता है। जितनी आपने कॉस्ट बेयर की होती है प्रोडक्ट्स को बनाने में, आपने वो कवर कर लिया है थ्रू सेल ऑफ प्रोडक्ट। और अब आपको उस नेक्स्ट यूनिट से जो आप सेल करेंगे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, अब आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे पहले गिवन थी, डिवाइडेड बाय द मार्कअप प्राइस जो हमने अभी कैलकुलेट की है,
माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपको सारी चीज़ें जो हैं वो गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी सवाल में गिवन थे। एज वी कैन सी फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, वेरिएबल कॉस्ट इज़ $10, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ $300,000 और प्राइस जो है वो अभी आपने कैलकुलेट किया है थ्रू द मार्कअप प्राइस फॉर्मूला जो कि है $20। तो उन्हीं वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करें। फिक्स्ड कॉस्ट 300,000 डिवाइडेड बाय $20 प्राइस माइनस $10 वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू 30,000 यूनिट्स। ठीक है जी, ये जो वैल्यू आ रही है ये यूनिट्स हैं जो आपने मिनिमम सेल करने हैं ताकि आप अपनी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगा 30,001, वहाँ से आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। एज वी कैन सी फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड के उनकी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है, 50,000। 50,000 में से 30,000 बेचेंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर होगी और जो रिमेनिंग 20,000 होंगे असल में वो प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अगर पेपर में आते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आई हैव अटैच्ड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपने असाइनमेंट में एक तो समरी करनी है इस लेक्चर की, प्लस आपने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सो दैट इज़ कॉस्ट बेस्ड या मार्कअप प्राइसिंग। सेकेंड इज़ द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्राइसिंग अगर करनी है तो देर आर टू वेज। एक है गुड वैल्यू प्राइसिंग और एक है वैल्यू एडिड प्राइसिंग। सो व्हाट इज़ गुड वैल्यू प्राइसिंग, पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसकी बेस्ट मिसाल है हैप्पी मील की जो ऑफ़र है बाय मैकडोनल्ड्स। दैट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ ए गुड वैल्यू प्राइसिंग। द आइडिया इज़ कि आपने कंपैरेटिव प्राइस में रहते हुए, अफोर्डेबल प्राइस में रहते हुए कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है थ्रू योर गुड्स या सर्विसेज। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ गुड वैल्यू प्राइसिंग कि अफोर्डेबल प्राइसेस में रहते हुए कंपेरेटर के मुकाबले में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें या ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करें टू द कस्टमर। ज़रूरी नहीं है कि इसकी प्राइस जो होगी वो हाई होगी, बट द आइडिया इज़ कि ज़्यादा वैल्यू हो उस प्राइस रेंज के अंदर रहते हुए। वैल्यू एडिड प्राइसिंग क्या है, ये आमतौर पे तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हों, लग्जरी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हों। इसमें आप प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं और उस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। हर जो स्टेज है प्रोडक्शन का उसमें आप वैल्यू ऐड करते जाते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल स्टेज पे आप बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बेस्ट जो आपके पास मशीनरी अवेलेबल है, बेस्ट वर्कर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग में आप कोई एक्सपेंसेस जो हैं वो कट नहीं करेंगे। उसके बाद जो क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस है, पैकेजिंग का प्रोसेस है, इन तमाम चीज़ों में आप वैल्यू बेस्ट प्रोवाइड करेंगे टू द कस्टमर और उसकी बेसिस फिर आप अपनी प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो ये वहाँ पर ज़्यादा कॉमन होता है उन इंडस्ट्रीज़ में या उन प्रोडक्ट्स में जहाँ पे आप क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। वैल्यू एडिड प्राइसिंग। So these are two types of value based pricing. थर्ड इज़ कंपेरेटर बेस्ड प्राइसिंग। इसमें प्राइस जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि कंपेरेटर ने क्या प्राइस चार्ज की है। या तो आप एग्जैक्टली सेम प्राइस चार्ज करेंगे एज कंपेरेटर या थोड़ा सा कम उसको चार्ज करेंगे। बेस्ड ऑन दैट यू कैन कम्पीट इन द मार्केट। या फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू देके, जैसे गुड वैल्यू प्राइसिंग में होता है, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करके कंपेरेटर से और ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। इस कंपेरेटर बेस्ड प्राइसिंग में और गुड वैल्यू प्राइसिंग में डिफरेंस सिर्फ ये है कि गुड वैल्यू प्राइसिंग में ज़रूरी नहीं होता कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करें। अगर आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हो सकता है आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हों और प्राइस भी कम रख रहे हों कंपेयर टू योर कंपेरेटर। सो कंपेरेटर बेस्ड में होता है लेकिन कि आप कंपेरेटर से ज़्यादा अगर चार्ज कर रहे हैं प्राइस, तो शर्त यह है कि आपने वैल्यू भी ज़्यादा उसको प्रोवाइड करनी है कस्टमर को। फोर्थ इज़ न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग। जब आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में तो उसको आपने कैसे प्रमोट करना है, थ्रू द यूज़ ऑफ प्राइसिंग। उसमें दो तरीके हैं, एक है प्राइस स्किमिंग एंड द अदर इज़ मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। प्राइस स्किमिंग का आइडिया ये है कि जब आपने नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पर आप सेल करें और जो उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जैसे कि सेल फोन्स की मिसाल ले लें। ज़्यादातर सेल फोन्स जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल 1 साल होती है, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 ईयर्स, फिर नया मॉडल आ जाता है। तो जो उसकी लाइफ साइकिल है उसमें उसकी प्राइस ओवर दैट लाइफ साइकिल कम होती जाएगी। हर 2 माह बाद, हर 3 माह बाद प्राइस विल ड्रॉप। तो इसको कहते हैं प्राइस स्किमिंग। और ये वहाँ पर ज़्यादा कॉमन होता है उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे सेलर को पता है या एंटरप्रेन्योर को पता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि प्रोडक्ट को नया ख़रीदेंगे। जैसी वो चीज़ लॉन्च हुई है, पीपल विल बाय इट। और फिर कुछ उनके कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि वेट करेंगे, प्राइस को कम होते हुए देखेंगे,
दे विल वेट फॉर द प्राइस टू फॉल डाउन। और जब ये प्राइस कम होती है तो ये परमानेंटली कम होती है, ऐसे नहीं कि डिस्काउंट पर जाती है। जो ओरिजिनल उसकी प्राइस है, इफ़ इट इज़ 500 रुपीज़, तो कुछ अर्से बाद वो अगर 400 की हो जाएगी, फिर वो 400 पे ही रहेगी, उसके बाद वो और नीचे ही जाएगी, बढ़ेगी नहीं। सो 400 से 300, 300 से 200, दैट इज़ द आइडिया ऑफ प्राइस स्किमिंग। आप चाह रहे हैं कि मार्केट में जितने भी डिफरेंट लोग हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग पावर, आप सबको यूटिलाइज करें पूरे उसके लाइफ साइकिल में, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में। इसका बिल्कुल जो ऑपोजिट है दैट इज़ मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जैसे हमने जो केस स्टडी लास्ट वीक डिस्कस की थी, जावेद इकबाल जो जेदी पान शॉप की एग्जांपल थी, उसमें व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड रादर जूसेस, तो जूसेस के अंदर पहले प्राइस कम रखी थी, क्वालिटी ज़्यादा ऑफर की थी, और आहिस्ता आहिस्ता प्राइस जो है वो बढ़ाई थी उन जूसेस की, जब एक लॉयल कस्टमर बेस उसकी बन गई। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कि मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए, यानी कि एक नई मार्केट में एंट्री करने के लिए आप प्राइसेस को लो रखें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं, अगर आपकी कस्टमर बेस जो है वो लॉयल हो जाती है। और लॉयल किस बेस पर होगी? एज इन द एग्जांपल ऑफ केस स्टडी, क्वालिटी के बेस पर वो लॉयल्टी बढ़ी थी। तो उस बेसिस पर फिर आप अपनी प्राइस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं, एकदम से नहीं बढ़ा सकते क्योंकि लोग जो है ऐसी बात है रेजिस्ट करेंगे, बट ओवर टाइम यू कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेम विद recently in मुल्तान देर वर सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू बिजनेसेस, जैसे बच्चा पार्टी जो है, चिल्ड्रंस क्लोथ्स एंड टॉयज एंड स्टोर का जो है खुला इधर गुलगश्त में, व्हेन दे फर्स्ट अराइव्ड उनकी प्राइसेस कम थी और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर प्राइसेस जो है वो बढ़ाई थी। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, आगे स्ट्रेटजीज़ हैं, सारी की सारी ये अंडर प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग आती हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ठीक है जी, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग वहाँ पर ज़्यादा कॉमन होती है जब आपके पास मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स जो हैं एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर अवेलेबल हों। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्लोथिंग कंपनीज़ की है। किसी भी क्लोथिंग स्टोर में आप जाएँ, वहाँ पर अगर प्रोडक्ट क्वालिटी के लिहाज से प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, शूज़ के अंदर भी ऐसे होता है, जो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का कपड़ा होगा या बेहतर क्वालिटी का शू होगा, इट विल बी चार्ज्ड मोर, हालांकि वो एक ही दुकान में वो चीज़ सेल हो रही है या एक ही कंपनी की या एक ही ब्रांड के वो प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर अगर जो ज़्यादा क्वालिटी बेहतर है किसी चीज़ की, आप उस पर ज़्यादा प्राइस चार्ज करें। एक हश पपीज़ की एग्जांपल है। हश पपीज़ में उनका एक ब्रांड है वेन ब्रनर, तो उस पर कभी भी वो डिस्काउंट नहीं लगाते, हमेशा वो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस चार्ज करते हैं। इट कम्स अंडर द सेम कंपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड की प्राइस जो है वो डिफरेंट है। फिर है जी ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल से ज़ाहिर हो रहा है कि जो चीज़ ख़रीदते वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपको चाहिए हो, इट इज़ एन एडिशनल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कार्स में होता है कि उनकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, और हर मॉडल के अंदर कोई एडिशनल चीज़ हो सकती है, एक्सेसरीज हो सकती हैं। सो जब भी वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी आपके परचेस के अंदर, तो वो आपकी प्राइस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप साथ में परचेस कर रहे हैं विद द मेन प्रोडक्ट, तो उसकी प्राइस जो होगी उस बेसिस पर इंक्रीज़ होगी, लेकिन शर्त यह कि आप उन एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ऑप्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द प्रोडक्ट। फिर है जी कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट से मुराद है कि जो चीज़ आपने परचेस की है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते विदाउट अनदर प्रोडक्ट। जैसे कि सेल फोन्स की मिसाल ले लें, आप सेल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपके पास चार्जर नहीं है। ठीक है जी, सो चार्जर्स आर पार्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। जब आप फ़ोन खरीद रहे होते हैं तो चार्जर इज़ द कैप्टिव प्रोडक्ट, उसने कैप्चर किया हुआ है मेन प्रोडक्ट को, एंड यू विल ऐड दैट टू द मेन प्राइस। ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जैसे कोई भी चीज़ जो बैटरी रन होती है, उसमें बैटरीज जो हैं वो कैप्चर करती हैं मेन प्रोडक्ट को, और अगर वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग जो हैं दे विल बाय द एडिशनल प्रोडक्ट। जैसे यूपीएस में होता है, यूपीएस जब भी आप लेते हैं तो साथ बैटरी भी लेनी पड़ती है। सो बैटरी इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द यूपीएस, और हो सकता है उसकी प्राइस बल्कि ज़्यादा भी हो यूपीएस से, बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट यूज़ द यूपीएस। सो आपका जो कैप्टिव प्रोडक्ट है उसकी प्राइस आप ज़्यादा कर सकते हैं और मेन प्रोडक्ट की प्राइस कम भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी बाय प्रोडक्ट
प्राइसिंग। जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हों, उसके बनाते वक्त कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो बन गए हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। अगर वो किसी भी काम का नहीं है तो उसको वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन अगर आप उसको अलग से सेल कर सकते हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, तो वो बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि जी इन ऑयल रिफाइनिंग, जब ऑयल को रिफ़ाइन किया जा रहा होता है तो उसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है बाय प्रोडक्ट, उसको कहते हैं एथिलीन, जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। पॉलीएथिलीन बैग्स, जो प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, शॉपिंग बैग्स, ये उससे बनते हैं। मुख्तलिफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो एथिलीन से बनते हैं। सो दैट इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनिंग। या शुगर रिफाइनिंग के अंदर मोलासेस, गुड़ जो है, इट इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर रिफाइनिंग। सो वो भी सेपरेटली सेल होता है। इन दी वुड इंडस्ट्री, लंबर इंडस्ट्री जो होती है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, उसमें एक और बाय प्रोडक्ट होता है सॉडस्ट। सॉडस्ट जो है वो भी अलग से सेल होता है। तो ये अमूमन लो वैल्यू या लो क्वालिटी का होता है प्रोडक्ट, लेकिन जाहिर सी बात है इसको आप सेल कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि इसको आप ज़ाया करें। यू कैन सेल इट सेपरेटली एज ए बाय प्रोडक्ट, और वो एक अलग इंडस्ट्री में या एक अलग आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकता है। एंड लास्ट इज़ प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, जब आप दो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके सेल करें। इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल रेस्टोरेंट्स की होती है। इनकी जो डील्स होती हैं, प्लेटर्स या फिर जो यू हैव स्पेशल डील्स विद फास्ट फूड आउटलेट्स, तो वो प्रोडक्ट को बंडल करे होते हैं कि एक ही बंडल के अंदर तीन चार चीज़ें जो है वो शामिल करके सेल करेंगे। प्रोडक्ट बंडलिंग में कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो चीज़ आप बंडल कर रहे हैं मेन प्रोडक्ट के साथ, वो फ्री है, और ये आमतौर पर प्रमोशनल कैंपेन के तौर पे होता है। फॉर एग्जांपल नीडो वाले करते हैं कि कभी कभार वो अपने मेन जो उनका प्रोडक्ट है मिल्क, उसके साथ वो सिपी कप जो है बच्चों के लिए, वो भी साथ में बंडल कर देंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। ओके जी, सो सिक्स्थ वन इज़ प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज़। प्राइस को जब आप एडजस्ट करें, फिक्स्ड प्राइस जब ना हो, तो उसमें कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट इज़ डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग। डिस्काउंट हमेशा आप ऑफ़र करते हैं कंज्यूमर को, एंड यूज़र को, और अलाउंस जो होती है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होती है जब आप बिज़नेस टू बिज़नेस सेलिंग कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरर एज एन एंटरप्रेन्योर, जो अगर आप सेल कर रहे हैं टू होल सेलर या रिटेलर, तो उसको आप कोई रिड्यूस्ड प्राइसेस ऑफ़र कर रहे हैं, स्पेशल ऑफर्स हैं इस तरह की, तो दैट इज़ कॉल्ड अलाउंस। ठीक है जी। सो एनी टाइप ऑफ डिस्काउंट्स या अलाउंसेस इज़ पार्ट ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट। डिस्काउंट्स कितने देने हैं आपने, किस हद तक देने हैं, किस बेसिस पर देने हैं। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं लिमिटेड ड्यूरेशन बेसिस के जी, अगर आप हफ्ते के अंदर अवेल कर लें, 2 हफ्तों के अंदर अवेल करें इस ऑफ़र को, तो आपको डिस्काउंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज़। फिर है जी सेगमेंटेड प्राइसिंग। हमने जब सेगमेंटेशन डिस्कस की थी, तो हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्राइस हो सकती है। यू कैन हैव डिफरेंट सेगमेंट, सिटीज़ के लिहाज से जोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो सकती है। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के लिए जनरली डिफरेंट प्राइसेस होती हैं प्रोडक्ट्स के लिहाज से, कम प्राइसेस चार्ज करते हैं अमूमन स्टूडेंट्स को। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेड प्राइसिंग। फिर है जी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में आप इस तरह के टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे आपने नोटिस किया होगा, एक प्रोडक्ट है जो कि फॉर सेल है एट ₹599। आप देखते हैं उसको तो आपको लगता है कि जी चलो 500 समथिंग का है, लेकिन एक्चुअली तो इट इज़ जस्ट 600 रुपीज़, ₹1 कम है फ्रॉम 600। तो ये एक तरीका है साइकोलॉजिकली उसको प्राइस को कम दिखाने का। एक और रीज़न उसकी है टैक्स बेसिस पर भी होती है, फॉर टैक्सेशन पर्पसेस दे आल्सो समटाइम्स रिड्यूस प्राइस। तो इस तरह की जो आप टैक्टिक्स यूज़ करें साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंडर, वो चीज़ आती है। जब सेल लगती है तो आपने नोटिस किया होगा कि जी बड़ा बड़ा लिखा होगा 60% ऑफ, लेकिन छोटा सा ऊपर उस पर लिखा होगा अप टू। ठीक है जी। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एज वेल। प्रमोशनल प्राइसिंग, कुछ देर के लिए आप प्राइसेस को रिड्यूस कर दें, टेम्परेली रिड्यूसिंग प्राइसेस टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल्स। वो जो ऊपर जैसे डिस्काउंट की बात की है, अगर आपने प्रमोशनल वजह उसकी है, क्योंकि डिस्काउंट जब आप ऑफर करते हैं उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए सेल्स को शॉर्ट टर्म में बढ़ाने के लिए करें तो इट इज़ कॉल्ड प्रमोशनल डिस्काउंट। अगर आप सिर्फ अपने स्टॉक को ख़त्म करना चाह रहे हैं क्योंकि सीज़न का एंड हो गया, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री में होता है, तो विंटर सेल लगती है, समर सेल लगती है, स्प्रिंग सेल, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्लियरेंस सेल, क्योंकि आप क्लियर करना चाह रहे होते हैं अपनी स्टॉक को ताकि नया स्टॉक लेकर आ सकें।
जियोग्राफिकल प्राइसिंग, जो वही लोकेशन के लिहाज से प्राइस डिफरेंट कर दें कि शहरों में प्राइस डिफरेंट है लेकिन रूरल एरियाज़ में प्राइस डिफरेंट है, तो वो जियोग्राफिक प्राइसिंग में आएगी। डायनामिक प्राइसिंग जो हर वक्त प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हों। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्रीम की है। ये प्राइस जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस, कि आप कितना दूर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ऑल्सो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि क्रीम कभी इस्तेमाल की है तो ड्यूरिंग पीक आवर्स जब ट्रैफिक ज़्यादा हो तो ज़्यादा प्राइस चार्ज वो करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज़ भी बता रहे होते हैं कि कितना एक्स्ट्रा आपको बेयर करना पड़ेगा। सो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ डायनामिक प्राइसिंग। लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल प्राइसिंग, क्योंकि अगर एक अमेरिकन कंपनी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही है तो वो क्या प्राइस चार्ज करेगी, कि फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जैसे KFC या मैकडोनल्ड्स है या एनी अदर आउटलेट जो कि अमेरिका बेस्ड है, सबवे है जैसे, तो अपनी होम कंट्रीज़ में उनकी प्राइस कम है। सो KFC इन अमेरिका इज़ लाइक LFC, वहाँ पे उतना ही सस्ता है जैसे हमारे यहाँ LFC है। लेकिन जब वो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं तो बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट वो अपनी डॉलर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में और उसको एज इट इज़ चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ जाहिर सी बात है वो चीज़ फिर हज़ारों में चली जाती है। वो एडजस्ट करते हैं सिंपली कन्वर्ट करके डॉलर्स को इनटू रुपीज़, तो वो वैसे कन्वर्ट नहीं करते हैं, यानी कि लोकली वो कम प्राइस चार्ज नहीं करते अनलेस कोई डील है। सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल प्राइसिंग, कि वो अपने ब्रांड नेम की बेस पर ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज़। ओवरऑल ये टॉपिक जो है दिस इज़ अबाउट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ड ऑन किस तरह का प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं या किस तरह की सर्विस ऑफर कर रहे हैं। हमने इसमें ब्रेक इवन भी डिस्कस किया है, और ब्रेक इवन के अगर सवाल आते हैं या मार्कअप प्राइसिंग एज अ होल के अगर सवाल आते हैं तो किस तरह के होंगे, उसकी मैंने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो अटैच किए हैं। वही तरीका है जैसे हमने लेक्चर में डिस्कस किया, उनको आप सॉल्व करें। ओवरऑल जो हमने ये लेक्चर डिस्कस किया इसकी भी समरी आपने बनाकर जमा करानी है। सो यू हैव टू डू बोथ थिंग्स, लेक्चर की समरी भी असाइनमेंट में देनी है और वो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जमा कराने हैं। कोशिश करें कि लेक्चर के दौरान कंप्लीट कर लें टाइम के अंदर, या फिर थर्सडे तक आप ये असाइनमेंट जो है वो जमा कराएं। थैंक यू।